स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का जो सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस, इसके बारे में। और जो आपका एग्जाम होने वाला है रिसेंटली कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन, उससे संबंधित यानी कि टर्म 2 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में उसे हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें अगर आपके पेपर पैटर्न की, तो टाइमिंग है 2 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस आपके 3 होंगे। खंड का में आपके जो है 2 अंक के 8 प्रश्न होंगे। खंड खा में आपके 4 अंक के 3 प्रश्न होंगे। खंड गा में आपके 6 अंक के 2 प्रश्न होंगे और एक क्वेश्चन होगा आपका मैप बेस्ड। ठीक है, तो चलिए हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे पहले देखिए हमारा खंड का की हम बात करते हैं यहाँ पे। खंड का में देखिए हमारे 2 अंक के सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसी में एक चॉइस आपको देखने को मिलेगी। तो पहला प्रश्न है, भारत में संसदीय कार्यपालिका का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। अथवा में प्रश्न है, राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिडेंट। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत में संसदीय कार्यपालिका, इसके बारे में। ठीक है, तो आओ देखो, यहाँ से शुरुआत करेंगे। भारतीय संविधान में जो कार्यपालिका है, इसका संसदीय स्वरूप अपनाया गया है। और कहाँ से लिया गया था? ये ब्रिटिश संविधान से, सिंपल सा। अब देखो, जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता थे, वो एक ऐसे सरकार चाहते थे जिसमें व्यक्ति पूजा पर अंकुश लगा हो, यानी कि जो व्यक्ति मतलब कि सारी की सारी शक्तियां जो किसी एक व्यक्ति को ना मिले। ठीक है, और इसकी जड़ें उभरी थी 1919 से 1935 की जो संसदीय व्यवस्था है उससे। संसदीय व्यवस्था जो होती है उसमें क्या होती है, उसमें जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति या फिर जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनके प्रति उत्तरदायी भी होती है, उन्हीं से नियंत्रित भी होती है। ठीक है, आगे भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघीय शक्तियां किसके पास है, मतलब जो कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन वास्तव में ये शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। यानी कि अगर हम देखें तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का, देश का, हमारे भारत का नाम मात्र का एक उदाहरण है। बाकी जो मेन शक्ति है वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, प्रधानमंत्री केंद्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। राज्य में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्री परिषद होता है, ये सभी मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसमें से देखो, मैंने ये आपको टोटल जो है 6 पॉइंट बताए हैं। इन 6 में से आप मिनिमम जो है वो 4 पॉइंट्स जरूर लिखिएगा। ठीक है, तभी आपको जो पूरे के पूरे मार्क्स हैं आपको मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी इसको समझिए आप इंग्लिश में। ठीक है, देखो इंग्लिश में समझिए। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैज बीन अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें जो आपके पॉइंट्स हैं सारे के सारे, उसे आप यहाँ पे इजीली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हिंदी मैंने आपको समझा दिया है, इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अथवा में प्रश्न था हमारा कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहला, भारत का नागरिक हो, यानी कि बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। व्यक्ति की आयु जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। किसी न्यायालय के द्वारा सजा प्राप्त ना हो और लाभ के पद पर आसीन ना हो। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, साथ ही साथ पागल ना हो और दिवालिया ना हो। तो ये सभी पॉइंट्स आप यहाँ पे इजीली लिख देंगे। कंप्लीट। आप सभी को समझ में आ गया राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिसमें 2 क्वेश्चन थे हमारे, यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आई होप कि आप सभी को सारे क्वेश्चन जो 2 अभी समझाए हैं अच्छे समझ में आए होंगे। अब देखो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा कि सामूहिकता का सिद्धांत का वर्णन कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिविज्म। ये क्या है? ये एक तरीके से कह सकते हैं क्वेश्चन ये है कि मुख्य न्यायाधीश जो होता है इसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसकी प्रक्रिया को समझाइए। या फिर ऐसे ही पूछ लेगा कि सामूहिकता के सिद्धांत को वर्णन कीजिए, सिंपल सा। ठीक है, तो देखो एक व्यवस्था चली आई है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ यानी कि जो सबसे बूढ़े व्यक्ति होंगे, न्यायाधीश होंगे, उन्हीं को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। ठीक है, अब जो बंदा मान लीजिए 65 ईयर्स में उसके जो है वो रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो एक तो ये अभी अभी जो है वो वर्तमान में ये अभी मुख्य न्यायाधीश है। तो अपनी जगह पे दूसरे बंदे को लाने के लिए क्या करता है, खुद, यानी कि ये जो मुख्य न्यायाधीश है, साथ ही साथ अन्य जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, वो कुछ नाम जो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। और राष्ट्रपति जो है फिर इसमें से जो मुख्य न्यायाधीश है और जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनकी सहायता से एक नया जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको चुनाव करता है। ठीक है, ताकि जो न्यायालय की स्वतंत्रता है वो बनी रहे। अब देखो, न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत जो है स्थापित किया गया। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को सामूहिकता का सिद्धांत क्या है। अब समझिए इसे इंग्लिश में।
अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस या फिर प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव। तो इसे आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं। सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। थर्ड है विधायिका से आप क्या समझते हैं, इसमें दो सदनों की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि व्हाई डू यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजिस्लेटर, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर टू हाउसेस। तो देखो हमने अभी देखा कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो किस पे आधारित है, ब्रिटिश जो प्रणाली है उस पर आधारित है। ये सरकार का वह अंग है, यानी कि विधायिका क्या है, सरकार का वह अंग होती है जो देश के लिए देश स्तर पर नीतियां बनाती है। उसके पास संविधान की कई कार्यकारी शक्तियां भी होती हैं। भारत के संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। इसमें राज्यों की विधायिका को विधानमंडल और विधानसभा कहलाती है। तो यानी कि आपको सिर्फ ये बताना है कि संसद है क्या, और संसद मतलब सिंपल सा ये लैंग्वेज जो भाषा है, परिभाषा ये फर्स्ट वाली सिर्फ आपको ये बतानी थी। ये 2 पॉइंट मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए ताकि अगर आप जो है इसमें थोड़ी गड़बड़ी कर देते तो ये भी लिखेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। दो शब्द की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, तो सबसे पहला है उचित प्रतिनिधित्व, यानी कि विविधताओं से पूर्ण हमारे जो भारत है, देश है, इसमें बहुत सारे धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय, भाषा आदि के जो लोग हैं वो रहते हैं। तो उन सभी वर्गों को एक उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके, इसके लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है विधेयक पर पुनर्विचार। इसका क्या अर्थ है कि कोई भी एक सदन जो है वो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं थोप पाएगा, और एक सदन के द्वारा जो भी निर्णय अगर वो लिया जाएगा तो उस पर दूसरे सदन में पुनर्विचार होता है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। तो विधायिका से आप क्या समझते हैं, इसमें दो सदनों की आवश्यकता क्यों होती है, एंड आई होप कि आप सभी के क्वेश्चन जो था वो कंप्लीटली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसे इंग्लिश में देखना चाहे तो आंसर है 2 पॉइंट्स ये हैं, और व्हाई डू वी नीड्स 2 हाउसेस इन इंडियन पार्लियामेंट, ये 2 रीजन, ठीक है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है हानि सिद्धांत का वर्णन, यानी कि डिस्क्राइब द लॉस ऑफ प्रिंसिपल। देखो इसको हम किस तरीके से वर्णन करेंगे। सबसे पहला जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे, इन्होंने अपना एक निबंध है ऑन लिबर्टी। इसमें जो राजनीतिक विचार है फ्रीडम का, ठीक है, फ्रीडम के राजनीतिक विचार विमर्श को हानि सिद्धांत कहा गया। अब ये है क्या, तो देखो हानि सिद्धांत ये है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का एक लक्ष्य आत्मरक्षा है। यानी कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर बंदे की जो स्वतंत्रता है उसमें अगर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है एक तो खुद की आत्मरक्षा, साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति जो है उसको हानि से बचाना, ठीक। इन्होंने अंतर स्पष्ट किया। किस चीज में अंतर स्पष्ट किया, स्वयं संबंधकार, यानी कि जिसका प्रभाव कर्ता पे पड़े, पद संबंधकार जिसका कर्ता के अलावा अन्य लोगों पर पड़े। राज्य का किसी भी व्यक्ति के कार्यों में या फिर उसकी इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या है, किसी अन्य को हानि से बचाना। यदि हमें उस व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उस पर प्रतिबंध लगाना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा भाई कि उससे होने वाली जो हानि है वो थोड़ी बड़ी है या फिर नॉर्मल है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ गई होगी। और इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में आप यहाँ से इजीली इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 था यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, अनुसंधान लॉस प्रिंसिपल्स। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, देख सकते हैं समानता को और मजबूत करने के लिए औपचारिक समानता की स्थापना आवश्यक है वर्णन की। यानी कि अगर हमें समानता को और अधिक मजबूत करना है, ठीक है, तो हमें औपचारिक समानता की स्थापना करना आवश्यक है। क्यों, टू फर्दर स्ट्रेंथ इक्वलिटी इट इज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश फॉर्मल इक्वलिटी डिस्क्राइब। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, समानता का अर्थ क्या होता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति, वर्ग या रंग, क्षेत्र, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी को समान अवसर प्राप्त हो। अब देखो जो असमानता फैली होती है, जो विशेष अधिकार की एक औपचारिक व्यवस्था जो फैली हुई है, इसे समाप्त करना होगा, ठीक है। तो आप समझिए औपचारिक समानता की स्थापना, यानी कि जो भी असमानता के लिए और विशेष अधिकार के जो कारक फैले हुए हैं उन्हें हमें क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। फिर देखो कि भारत में समान अवसर, देखो भारत में जो है वो अवसर तो बहुत सारे हैं, सुविधाओं की भी कमी नहीं है, लेकिन भारत में क्या है कि कुछ रूढ़िवादी लोग जो है, जो रीति रिवाज फैले हुए हैं, उनकी वजह से लोग जो है वो अपना विकास नहीं कर पा रहे। जैसे भारत में क्या है कि औरतों को उत्तराधिकारी का, औरतों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता है, साथ ही साथ जो गरीब लोग हैं उन्हें मताधिकार नहीं मिलता। ये सब क्या है, ये समाज की एक रूढ़िवादिता है, ये समाज की एक रूढ़िवादी सोच है। भारत का संविधान जो है वो छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन करता है, साथ ही साथ उसने जो है सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान बर्ताव के सिद्धांत में समाहित किया है, यानी कि
सभी जो है कानून के समक्ष समान होंगे। ठीक है, तो औपचारिक समानता की स्थापना करना क्यों आवश्यक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आप समझिए इसे इंग्लिश में, टू फर्दर स्टैंड इक्वलिटी नेसेसरी टू एस्टेब्लिश फॉर्मल इक्वलिटी। तो इन सभी के जो पॉइंट्स हैं आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं 5 पॉइंट्स हैं। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट, 5th हो गया हमारा। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का जो मौलिक और जो अपीली क्षेत्र अधिकार है इसका वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द ओरिजिनल एंड एपिलिएट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले देखते हैं मौलिक। मौलिक में क्या होता है, देखिए मौलिक यानी कि मौलिक अधिकार से मत समझिएगा। मौलिक का मतलब है कि ऐसे मुकदमे, कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिनकी निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं होती है, सर्वोच्च न्यायालय सीधे उसे अपने पास मंगवा सकता है। अब दूसरा इसी में पॉइंट है कि केंद्र और राज्य स्तर पर जो भी अहम मुद्दे उठते हैं उनको कौन हल करता है, न्यायालय। साथ ही केंद्र और राज्य की जो सरकार है उनकी शक्तियों को संविधान के अनुसार व्याख्या भी करता है। उसके बाद आता है अपीली क्षेत्र अधिकार। ये क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में प्रमाण, यानी कि उसे ये प्रमाण देना पड़ता है कि हम यहाँ पे जो अपील कर सकते हैं, इस आधार पे वो चाहे तो अपील कर सकते हैं। अपीली क्षेत्र अधिकार का अर्थ क्या है, अर्थ ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे की पुनर्जांच करेगा और उसे कानूनी तरीके से दोबारा से जांच करेगा, और चाहे तो वो अपनी निचली अदालतों के फैसले को बदल भी सकता है और पुनः तरीके से निर्णय भी ले सकता है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के 2 अधिकार, मौलिक अधिकार और अपीली क्षेत्र अधिकार, समझ गए होंगे। अब देखिए इसे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्या है, ऑनलाइन जुरिडिक्शन है फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, एप्लीट जुरिडिक्शन है, ये आपके 3rd पॉइंट्स हैं। तो इन चीजों को आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं। हिंदी में आपको समझा दिया, इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 7, मुक्त बाजार बनाम के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क लिखिए, यानी कि राइट और आर्गुमेंट फॉर द अगेंस्ट फ्री मार्केट अगेंस्ट, हाँ यहाँ पे फेवर तो लिखा ही नहीं है, हाँ फेवर भी होना चाहिए, FAVOR, हाँ फेवर, राइट और आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट फ्री मार्केट। तो देखो सबसे पहले हम इसके पक्ष की बात करते हैं, यानी कि जो सकारात्मक है हम पहले उसकी बात करते हैं। तो देखो बाजार जो है वो किसी भी व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग इसकी परवाह नहीं करता है, चाहे किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, चाहे स्त्री या पुरुष हो, वो इसकी परवाह नहीं करता है। बाजार जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी योग्यता देखता है, आपका कौशल देखता है। आपकी योग्यता है, आपके पास कौशल है, तो हाँ आप जो है इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं, आप अपने व्यापार कर सकते हैं, सिंपल सा है। नागरिकों को अधिक विकल्प, इससे क्या हुआ, जब से मुक्त बाजार आया है, जब से फ्री ट्रेड मार्केट होने लगी है, तब से नागरिकों को बहुत सारे जो गुड्स होते हैं, बहुत सारे जो सामान होते हैं उसके विकल्प मिलने लगे हैं। साथ ही साथ जो वस्तुएं थी उसकी गुणवत्ता में सुधार आया है और नागरिकों को कम कीमत में अधिक एवं अच्छी गुणवत्ता वाला जो सामान है वो मिलना संभव हो पाया है। ये है मुक्त बाजार के पक्ष। और इसके विपक्ष की हम बात कर लें तो कई लोग जो है वो कहते हैं कि हाँ हमें प्रतिबंध इस पर चाहिए और राज्य जो है इसमें हस्तक्षेप करे। कई बार क्या होता है कि मुक्त बाजार जो है, विपक्षी क्या कहते हैं, मुक्त बाजार जो है वो सिर्फ और सिर्फ धनी और प्रभावशाली लोगों के हित में काम करने को प्रवृत्त होता है। यानी कि जो मुक्त बाजार है इसमें सिर्फ और सिर्फ धनी लोग, प्रभावशाली लोग, ताकतवर लोग ही इसे इसमें अपना जो है व्यापार वगैरह कर सकते हैं, और जो सुविधा विहीन है वो यहाँ पे नहीं जा सकते हैं और वो इस अवसर से वंचित हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते बाजार में, उन्हें विशेष सहायता राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए, और ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, सरकार की। ठीक है, तो मुक्त बाजार बनाम के मतलब मुक्त बाजार के पक्ष में, मुक्त बाजार के विपक्ष में आप ये सभी पॉइंट्स इजीली लिख देंगे। बात करने से इंग्लिश में, तो सबसे पहले फेवर्स ऑफ फ्री मार्केट, तो आपके देख सकते हैं ये 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन कॉन्स ऑफ फ्री मार्केट यानी कि अगेंस्ट में है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहाँ पे हमारे जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये था 7, ठीक है, मुक्त बाजार के पक्ष है वो विपक्ष में तर्क लिखिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में देखिए क्या है कि सकारात्मक कार्यवाही से आप क्या समझते हैं एवं इसका समानता से क्या संबंध है। तो देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अफर्मेटिव एक्शन एंड इज इट रिलेटेड टू इक्वालिटी। तो अर्थ समझिए, अर्थ क्या होता है कि इसका मीनिंग जो है वो नॉर्मल सा है कि सरकार जो है उसे समानता की स्थापना करने के लिए, समानता को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही शीघ्र बहुत कड़े और ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे समाज में सभी लोगों को समानता जो है उनको दिलाई जा सके, उसको बढ़ावा मिल सके। अब इसके कई रूप हो सकते हैं, यानी कि कई रूप का मतलब क्या हो गया,
ये है इसका समानता से संबंध। ठीक है, अब देखो इसमें चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कि कई रूप हो सकते हैं, सिर्फ आप ये लिख देंगे। आलोचक जो मैंने अलग आपको बताया है। रूप समझिए क्या है कि जो लोग वंचित समुदाय के हैं, यानी कि जो लोग निम्न जाति के हैं और वंचित समुदाय से हैं, ऐसे लोगों को क्या करेंगे, हम छात्रवृत्ति देंगे, यानी कि उन्हें हम पैसा देंगे, हॉस्टल जैसी सुविधाएं देंगे, रहने के लिए घर देंगे, पढ़ने के लिए घर देंगे। साथ ही साथ जो नौकरियां हैं और जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें प्रवेश करने के लिए हम आरक्षण देंगे उन्हें। इससे क्या होगा कि वे लोगों के साथ जो है, जब तक वहां तक, मान लीजिए एक चीज समझिए आप कि एक बंदा जो है वो इस 10 लेवल पे है, एक बंदा है इस एक लेवल पे, तो सरकार क्या करेगी कि इस बंदे को फ्री में छात्रवृत्ति देगी, हॉस्टल जैसी सुविधाएं देगी, नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में जो संरक्षण देगी, तब तक जब तक ये बंदा इस बंदे के 10 इक्वल के पास ना पहुंच जाए, और फिर ये जो नॉर्मल बंदा है उसके साथ ही जो है प्रतिस्पर्धा कर पाएगा। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है, आलोचक क्या कहते हैं, तो आलोचक ये कहते हैं कि भाई ये जो नीति है सकारात्मक कार्यवाही की, आरक्षण की नीति है, भेदभावपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वंचितों को तो उच्च शिक्षा आपने दे दी, नौकरियों में आरक्षण भी दे दिया। ठीक है, ये अनुचित है क्योंकि ये मनमाने तरीके से समाज में जो अन्य अन्य वर्ग के लोग हैं उनसे, उनका जो समानता का अधिकार है उससे वंचित कर रहे हो आप। ठीक है, ये चीज यहाँ पे समझाई गई है। तो सकारात्मक कार्यवाही कैसे कहते कैसे हैं और आप इसे क्या समझते हैं, आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। उसके बाद है अफर्मेटिव एक्शन। सबसे पहले मीनिंग, फॉर्म्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, क्रिटिश ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। तो इस तरीके से हमारा जो सेक्शन नंबर ए था यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 2 मार्क्स के हमारे इसमें 8 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन में आपको चॉइस भी देखने को मिली थी। चलिए आप देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी है हमारा, और 4 मार्क्स के हमारे 3 प्रश्न होंगे जिसमें से एक क्वेश्चन जो है आपका मैप बेस्ड होने वाला है। तो 4 मार्क्स में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है, प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि सरकार का जो, सॉरी, प्रधानमंत्री जो है पीएम है, उसकी गवर्नमेंट में क्या भूमिका होती है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट। तो देखो 4 मार्क्स में है तो आपको भूमिका भी लिखनी पड़ेगी, तो भूमिका लिखेंगे। औपचारिक रूप से देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, लेकिन सरकार का प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। और इसी प्रधानमंत्री के पास बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य यानी देश का विकास एवं संचालन किस तरीके से किया जाए। ठीक, अब देखो इसमें हम समझते हैं आगे पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, योग्यता। योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो, पागल व दिवालिया ना हो, प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये है उसकी कुछ भूमिकाएं, मतलब कि योग्यताओं के बारे में। सर्वोपरि स्थान कैसे होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है वो तभी अस्तित्व में आती, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तभी है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। बहुमत प्राप्त दल का नेता है, इसका क्या मतलब है, देखो प्रधानमंत्री हम किसके कैसे जिताते हैं, वोट के द्वारा। तो प्रधानमंत्री की मृत्यु या फिर त्याग पत्र जो है, इससे पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अर्थात प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, जैसे ही बहुमत खोता है वह अपना पद भी खो देता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। उसके बाद मंत्रिपरिषद का प्रधान हमने देख लिया कि मंत्रिपरिषद जो है उसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। वही ये देखेगा कि मेरी मंत्रिपरिषद में कौन कौन से लोग मंत्री होंगे, मैं किसको कौन सा मंत्रालय दूंगा, किसको किस स्तर पे रखने वाला हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देना, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो एक तरफ तो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, उसकी देखरेख करता है, आवंटन करता है इन सभी चीजों को, साथ ही साथ प्रशासन के बारे में कानून जो बनाए गए हैं, क्या चल रहा है देश में, उससे संबंधित जो कानून है उसके बारे में किसे सूचित करता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, अब इसमें चाहे तो प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री उनकी शक्ति के स्रोत भी डाल सकते हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार, विदेशी यात्राओं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जो राष्ट्रीय नेता की छवि है उसका उभरना। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। 91 संविधान संशोधन, ये क्या होता है कि इसके द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि मंत्रिपरिषद है इसके सदस्यों की संख्या लोकसभा की या फिर जो राज्य विधानसभा है उसकी संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 45, और अगर हम इसको 15 से डिवाइड कर देते हैं तो अराउंड जो है आपका 36 आएगा। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, 45 एंड 95 90। ठीक है, तो मतलब 37 समझ लीजिए आप। तो 37 जो है वो इससे ज्यादा एक मंत्रिपरिषद में लोग नहीं होने चाहिए। ठीक है, समझ में गया आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका बहुत ही अहम है। अब इस चीज को आपको इंग्लिश में समझना है तो देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे आप इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, पैरामाउंट पोजीशन इन गवर्नमेंट, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी,
ठीक है, हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट, सोर्स ऑफ पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सिंपल सा। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक सेकेंड। हाँ, 10 में देखिए क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, आपकी राय में इस पर क्या प्रतिबंध हो सकते हैं, उदाहरण से समझाइए। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पे 4 मार्क्स में पूछा गया है। तो देखते हैं भाई कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखो, व्हाट इज मीन बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उसके बाद, व्हाट इन योर ओपिनियन वुड बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस फ्रीडम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो देखो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे, फिर प्रतिबंध। तो अर्थ क्या है, ये एक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है जो प्रजातंत्र लोकतंत्र को सफल बनाती है। इसका अर्थ ये होता है कि एक पुरुष को, एक स्त्री को स्वयं को अभिव्यक्त करने के, बोलने की आजादी होनी चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति को लिखने की, किसी भी कार्य को करने की, चित्रकारी करने की, बोलने या कला को, अपनी अपनी जो कला है उसको निखारने की, उसे विकसित करने की यहाँ पे स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसमें जो है राज्य का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो स्वतंत्रता जो होती है, इस पर प्रतिबंध क्या होता है, क्या मतलब है। तो स्वतंत्रता जो होती है, अगर हम उस पर प्रतिबंध लगाते हैं तो ये काफी आसान होता है, क्योंकि ये उस समय की जो परिस्थिति होती है उसको आसानी से समाधान कर देता है। लेकिन अगर हम जो है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते ही जाएंगे, लगाते ही जाएंगे, लगाते ही जाएंगे, तो हमारी एक आदत ऐसी विकसित हो जाएगी जो कि समाज में भविष्य के लिए बहुत खतरनाक होगी। अब देखो वो कौन कौन से स्तर हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिस पर आपकी स्वतंत्रता जो है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। देखो, तो संविधान जो है हमारा, उसमें कई अनुच्छेदों पर, कई अनुच्छेद जो हैं उसमें कहा गया कि भाई हम जो है ये तथ्य आपको दे रहे हैं कि इसके आधार पर आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। कौन कौन सी हैं वो, देखो सबसे पहला यहाँ पे, हाँ एक सेकेंड, सबसे पहला, देश की संप्रभुता तथा अखंडता के खिलाफ बोलने पर। यानी कि अगर आप देश की जो गरिमा है, साथ ही साथ देश को अगर आप तोड़ने की बात करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं, तो आपकी स्वतंत्रता जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। शिष्टाचार या फिर सदाचार के जो हित हैं उसके खिलाफ आप बोलते हैं तो भी लगा दिया जाएगा। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को गलत अथवा अफवाहें फैलाने पर। यानी कि अगर आप राज्य की सुरक्षा के बारे में जो है भेद खोलते हैं, विदेशी राज्यों के साथ जो हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है उनको गलत बताते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, तो भी आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लोक व्यवस्था, न्यायालय अवमानना के आधार पर। यानी कि अगर जो है वो आप जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार नहीं चलते, न्यायालय के द्वारा कोई नियम पारित किया गया उसके आधार पर नहीं चलते, तो भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब एक उदाहरण लेते हैं, संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में किसे माना जाता है, मीडिया को। ठीक है, और ये मीडिया क्या करती है, संसद हो गया या फिर विधानमंडल, इसकी कार्यवाही, उसने क्या किया है, क्या बहस हुई है, इसके बारे में लोगों को बता सकती है। लेकिन मीडिया पर प्रतिबंध जरूरी है। क्यों जरूरी है, ताकि ये जो अश्लील जो बातें होती हैं, जो वीडियोस होते हैं, वो अपलोड ना करे, लोगों को ना दिखाए, साथ ही साथ कुछ ऐसी बातों को ना फैलाए जो देश के लिए विघटन का कारण बने। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, इस पर प्रतिबंध क्या है और प्रतिबंध के आधार क्या क्या होते हैं। तो इसे आप समझिए इंग्लिश में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम। तो फैक्ट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन presented in many articles of the constitution so that your freedom of expression can be banned। तो वो क्या क्या है, उस तरीके से आप ये जो है वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में ये आना ही आना है। तो देखो, भारत के दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी, ये 4 राज्य दर्शाए गए हैं जहाँ पे दूसरे विधानमंडल है। इनकी पहचान करें और अपनी पुस्तक जो उत्तर पुस्तिका उसमें तालिका, यानी कि आपको मैप नहीं बनना है, आपको क्या करना है, उसमें तालिका बनानी है। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये है आपका मैप। अब देखो इस मैप में क्या है, ए क्या है हमारा यहाँ पे, यूपी। सी क्या है हमारा, महाराष्ट्र। उसके बाद डी है हमारा तेलंगाना। उसके बाद बी क्या है हमारा, कर्नाटक। तो आ जाते नीचे देख लेते क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, ए क्या है, उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। अब इसमें देखो और भी राज्य हैं, कौन कौन से, ये तो वो हो गए जो आपके यहाँ पे पूछे गए हैं। अब इसमें और भी राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, एक सेकेंड, मुझे पेन बड़ा लेना पड़ेगा। हाँ देखो, एक तो है आपका यहाँ पे बिहार। ठीक है, कहाँ पे बिहार आपका, ये वाला, यहाँ पे क्या है, एक बिहार है। ठीक, और एक है उड़ीसा, ये वाला।
यही है ना उड़ीसा, हाँ एक ये है उड़ीसा। और इससे पहले जो था वो यहाँ पे अगर आप वो देखेंगे तो ये जो एरिया था ये था पहले जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर था पूरा। लेकिन अब जो है वो ये नहीं है, तो क्या हो गया है, अब ये जम्मू कश्मीर से हट गया है, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो जम्मू कश्मीर भी था पहले, लेकिन अब जो है ये हट चुका है। और एक और राज्य है, यहाँ पे नीचे आएंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा, तो एक राज्य है ये वाला आपका, ठीक है, ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश। अब एक चीज देखो बच्चों, जब मैं आपकी विकिपीडिया पढ़ रहा था, क्योंकि ये चीज आपकी बुक में तो नहीं है, तो विकिपीडिया में ये कहा गया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक उड़ीसा हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पे जो है वो आपका असम, ये जो है असम, इसको कहा है कि भाई आप चाहें तो अपने एरिया में द्विसदनीय विधानमंडल जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, ये उनको राइट दे दिया कि आप चाहे तो बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं है ये चीज, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर हम देख लें तो एक आपका यूपी हो जाएगा, एक आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, एक आपका तेलंगाना हो जाएगा, और एक कर्नाटक हो गया, और एक बिहार हो गया, और एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो ये जो है जो 6 मैन है, ये तो 6 मैन हो गई। उसके बाद अगर मैप में आपको बोलता है कि ये इंगित किया गया है, ठीक है, अगर उड़ीसा आ जाता है तो आप उड़ीसा लिख देंगे, क्योंकि ये क्या कहा गया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि भाई आप चाहें तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाता है मैप बेस्ड क्वेश्चन, और कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे सेक्शन नंबर जो बी था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर सी। देखो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहला प्रश्न है, विधायिका का कार्य जो है वो सिर्फ कानून बनाना ही नहीं, यानी कि विधायिका जो है सिर्फ कानून ही नहीं बनाती बल्कि कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। समझाइए कैसे। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटर इज नॉट ओनली मेक लॉ बट ऑल्सो टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। अथवा में है, लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो शुरुआत करते हैं इस आंसर की। सबसे पहले हम जानेंगे विधायिका जो है इसका कार्य सिर्फ कानून बनाना ही नहीं है बल्कि कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखना भी है। कैसे समझेंगे, तो देखो सबसे पहला यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे, देखो बहस तथा वाद विवाद, विधायिका के द्वारा कानूनों एवं नीतियों के क्रियान्वयन के दौरान वाद विवाद कार्यपालिका को नियंत्रण रखता है। यानी कि जो विधायिका है वो क्या करती है, कानूनों के क्रियान्वयन, नीतियों के क्रियान्वयन के दौरान जो कार्यपालिका है उससे वाद विवाद करती है और उस पर नियंत्रण रखती है। दूसरा, कानूनों की स्वीकृति या फिर अस्वीकृति। देखो विधायिका जो है वो चाहे तो कानून को मंजूरी भी दे सकती है या फिर नामंजूर भी कर सकती है, इसका अधिकार किसके पास है, संसद के पास। तो यही चीज कही गई है कि अगर संसद चाहे तो ऐसे कानून जो लगता है कि कार्यपालिका अपने हित में बनवा रही है या फिर देश हित के लिए नहीं है, तो उन्हें क्या कर सकती है, पारित नहीं करेगी। जैसे कि कुछ विधेयक थे जो कि अतीत में ठुकरा दिए गए थे, लोकपाल था और आतंकवाद निरोधक। फिर आता है संसदीय प्रश्नकाल। सिंपल सी बात है, प्रश्न पूछे जाएंगे तो सरकारी नीतियों, उनके क्रियाकलापों, ठीक है, सरकारी नीतियां हो गई, उनके क्रियाकलाप हो गए, और साथ ही साथ जनता का जो ध्यान है उसका संसद और मंत्रियों के प्रति लाने के लिए कुछ इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न होते हैं ये प्रश्न होते हैं लोकहित में। लोकहित का मतलब क्या हो गया, जैसे टैक्स कितना बड़ा है, अनाज कितना है हमारे पास, समाज के कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए जो अत्याचार हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, कालाबाजारी हो रही, उस पर किस तरीके जो सरकार है वो कार्य कर रही है, इसको कब तक एंड करेगी, कब तक खत्म करेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद अभी 2 पॉइंट और आएंगे, 3 आएंगे। शून्यकाल। शून्यकाल का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा टाइम होता है जब चाहे तो मंत्री को जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो उसके लिए बाध्य नहीं होता कि उसे आंसर देना पड़ेगा। वित्तीय नियंत्रण का मतलब क्या है कि संसद जो है वो सरकार के राजस्व और खर्चों पर नियंत्रण रखती है और ये देखती है कि सरकारी कोष एकत्र करने तथा खर्च करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने का सर्वोच्च अधिकारी है। यानी कि ये देखती है कि राजस्व कहाँ से आएगा, कितना खर्च होगा, किसको कितना पैसा देना है, और अगर कार्यपालिका के द्वारा धन मांगा जाता है तो उसकी पहले जो कारण होते हैं वो देखे जाते हैं कि हाँ भाई ये जो धन मांगा जा रहा है ये वाकई में क्या देने लायक है या फिर ऐसे ही अपने फायदे के लिए मांग रहे हैं। सबसे आखिरी और सबसे अहम हथियार है अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव या फिर सशक्त हथियार। तो जब चाहे देखो विधायिका जो है अगर उसे लगता है कि सरकार की जो नीति है वो संपूर्ण यानी कि पूरी की पूरी या फिर जो थोड़ी भी नीति है वो दोषपूर्ण है, ठीक है, कैसी है, दोषपूर्ण है या फिर सही नहीं है, तो सरकार अपने सबसे बड़े हथियार जिसका नाम है अविश्वास प्रस्ताव से ला सकती है। लेकिन ये तभी संभव है जब दो मतों से, यानी कि सॉरी दो नहीं, 2/3 बहुमत से
जो एक विधेयक है वो पास होगा तब, ठीक है। और संसद को दल तथा सहयोगी दल का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो एवं कार्यपालिका की उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है कि किस किस तरीके से जो नियंत्रण रखा जाता है वो आपको समझाना है। तो वाद विवाद के द्वारा, कानूनों की स्वीकृति या स्वीकृति के द्वारा, संसदीय प्रश्नकाल, शून्यकाल, वित्तीय नियंत्रण और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन आपका हिंदी में कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे इंग्लिश में। तो सबसे पहले लिखेंगे डिबेट एंड डिबेट, अप्रूवल और रिजेक्शन लॉज, पार्लियामेंट्री क्वेश्चन आर, 0 आर, फाइनेंशियल कंट्रोल, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, सेंश्योर्स, मोशन पावर, फुल वेपन। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था हिंदी एंड इंग्लिश में यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब समझिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है? लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां। तो देखो जब आप शक्तियां लिखेंगे तो शक्तियां 5 हैं, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी भूमिका भी उसके बारे में लिखनी पड़ेगी। क्या भूमिका लिखेंगे? सबसे पहले लोकसभा को हम देखते हैं। लोकसभा में हमने लिखा है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। लोकसभा को निचला सदन या फिर आम जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसकी अधिकतम संख्या 545 होती है और राष्ट्रपति इसमें जो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसका चुनाव आम जनता के द्वारा मतदान प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सिंपल सा। अब बात करें इसकी शक्ति की, तो देखो शक्ति क्या है। सबसे पहला, एक होती है संघ सूची, एक होती है समवर्ती सूची। तो दोनों ही सूचियों में कानून बनाने का कार्य करती है। धन विधेयक हो गए या फिर समान विधेयक हो गए, इनको प्रस्तुत करती है। और देखो सेम जो कुछ कार्य हैं वो करती है राज्यसभा। कौन कौन से, अभी मैं आपको बताऊंगा। संवैधानिक जो संशोधन है वो पारित करती है या फिर कह सकते हैं कि संविधान में संशोधन करती है। कर प्रस्ताव हो गए, बजट और जो वार्षिक वित्तीय वक्तव्य हैं उनको स्वीकृति देती है। साथ ही साथ प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है। तो ये सभी क्या है, ये वो काम है जो लोकसभा करती है और इसी में से कुछ काम जो है वो राज्यसभा भी करती है। लोकसभा का आखिरी कार्य है कि राष्ट्रपति जो है, मतलब राष्ट्रपति हो गया और उपराष्ट्रपति हो गया, इसका चुनाव भी करती है और उनके न्यायाधीशों को हटा भी सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, राष्ट्रपति को भी, उपराष्ट्रपति को भी। राज्यसभा की बात करें तो इसे हम ऊपरी सदन या फिर राज्यों की परिषद कहते हैं। राज्य की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। इसकी अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें जो 12 सदस्य राष्ट्रपति अपनी तरफ से मनोनीत करता है। कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। एक स्थायी सदन है। एक तिहाई सदस्य जो है उनका प्रत्येक 2 साल बाद ये रिटायर हो जाते हैं और उनका फिर चुनाव किया जाता है। अब देखो कुछ काम जो लोकसभा और राज्यसभा में सेम थे, कौन कौन से? प्रश्न पूछकर, संकल्प और प्रस्ताव लाकर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संवैधानिक संशोधन को पारित करती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी होती है और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा भी सकती है। साथ ही साथ समान विधेयक हो गए, धन विधेयक हो गए, उनको पारित करती है। सिर्फ एक अलग है, क्या अलग है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल और केवल ये जो मामला है वो कहाँ पे लाया जाता है? राज्यसभा में। ठीक है, बस ये एक थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। लोकसभा निचला या आम सदन की जो है वो क्या है, उसके बाद राज्यसभा क्या है, ये सारी चीजें। अब समझिए इसे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में देख सकते हैं लोकसभा क्या है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उससे आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। ठीक, आ जाइए राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या है और इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, आप इसे इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब चलिए आगे देखते हैं, और आगे देखने से पहले आप जो है 12 क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखो 12 है, यहाँ पे देखते हैं विधायिका का काम कानून बनाना ही नहीं है बल्कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना भी है। तो कैसे रखती है नियंत्रण, वो हमने देखा यहाँ पे। वाद विवाद, बहस, कानूनों की स्वीकृति, संसदीय प्रश्नकाल, शून्यकाल, वित्तीय नियंत्रण और अविश्वास प्रस्ताव। इसी को इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं। लोकसभा राज्यसभा की जो शक्तियां उसके बारे में बताइए। तो लोकसभा की क्या क्या शक्ति हैं, उसके बाद राज्यसभा की क्या क्या शक्ति हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे बता देंगे। लोकसभा इन इंग्लिश एंड राज्यसभा इन इंग्लिश। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए हमसे पूछा गया है अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है उसे समझाइए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कवर ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, अथवा सामाजिक न्याय को स्थापित करने के जो तरीके हैं उनकी विवेचना कीजिए, यानी कि डिस्कस द मेथड्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस। तो सबसे पहले बात करेंगे जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में। तो जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है उसे हम कहते हैं अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत। क्या कहते हैं? अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत। तो देखो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि निष्पक्ष और एक न्याय संगत न्याय या फिर नियम आपको अगर अपनाना है, लागू करना है,
तो हमें खुद को एक ऐसी परिस्थिति में सोचना होगा कि जहाँ पे हमें ये निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाएगा। और तब जब हमें ये भी ना पता हो कि समाज में हमारी क्या स्थिति होगी, हम ये भी ना जाने कि हमारा जन्म किस परिवार के स्थिति में होगा, हम उच्च जाति के होंगे, निम्न जाति के होंगे, धनी होंगे, गरीब होंगे, सुविधा संपन्न होंगे, सुविधा विहीन होंगे। जब हमें ये नहीं पता होगा तभी हम समाज के लिए एक अच्छा निर्णय जो है वो यहाँ पे ले पाएंगे। जॉन रॉल्स कहते हैं कि अगर हमें ये मालूम ना हो कि हम कौन होंगे, भविष्य में हमारे लिए समाज में कौन कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम जो है वो उस समाज के नियम और संगठनों के बारे में जिसका हम जो समर्थन करेंगे निर्णय का, वो काफी अच्छा होगा। तो इसी को कहते हैं अज्ञानता के आवरण में सोचना, यानी कि आपको अज्ञान होकर एक समाज को जो है समाज के लिए नियम बनाने हैं, सिंपल सा। ठीक है, जॉन रॉल्स जो है वो ये कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि समाज में अपने संभावित स्थान, यानी कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा, अपनी हैसियत, इसके बारे में जब किसी को पूरा यहाँ पे भान नहीं होगा, ठीक है, तभी हर हालत में जो आदमी है वो जैसा सब करते हैं कि अपने खुद के हितों को ध्यान में रख के फैसला करेगा। क्यों? खुद के हित का मतलब क्या हो गया कि उसे समाज के बारे में, भविष्य के बारे में उसे नहीं पता है कि भाई मेरा यहाँ पे क्या रोल होने वाला है, तो वो क्या करेगा कि सबसे बुरी से बुरी जो स्थिति होगी, ठीक है, सबसे खराब स्थिति होगी, उस खराब स्थिति में जो एक जो बंदा है वो कैसे विशेष अधिकार जो है कैसे लोगों तक मिलेगा, क्या कैसे कैसे अधिकार जो आपसे प्राप्त करेगा, ऐसी स्थिति को वो यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, और जो लोग खुद के बारे में सोच विचार कर सकते हैं उन व्यक्ति को सामने ये स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि जो लोग खुद के बारे में सोच सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, तो ऐसे लोग जो है उनके सामने कुछ जो अवसर है वो खुले रहेंगे, जो कुछ अवसरों का उपभोग करेंगे। लेकिन अगर जो बंदे किसी निम्न जाति में या फिर गरीब घर में पैदा हो गए, तब क्या होगा? क्या उससे कोई अवसर नहीं मिलेगा? तब के लिए कहा गया है कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आवास हो गया, ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो लोगों को प्राप्त हों, लोग जो है उन्हें प्राप्त होंगे, जो चाहे निम्न वर्ग के हो या उच्च वर्ग के हो। तो ऐसा जो निर्णय है वो तभी लिया जा सकता है जब आप एक अज्ञानी की तरह यहाँ पे सोचेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इम्पोर्टेंट जो इग्नोरेंस है वो क्या है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। तो जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ कवर ऑफ इग्नोरेंस। तो यहाँ पे जो है वो आप ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सभी पॉइंट्स को आप इजीली तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। कंप्लीटली समझ में आ गया आप सभी को? चलिए अब इसका अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक न्याय को स्थापित करने के क्या क्या तरीके हैं? तो सबसे पहला तरीका है समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, यानी कि देखो सभी मनुष्य जो है वो एक व्यक्ति होने के नाते उनकी चारित्रिक विशेषताएं, तो वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। यानी कि जो व्यक्ति हैं उनके आवश्यक अधिकार जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, ये अधिकार हर एक व्यक्ति को उसके दिए जाने चाहिए। साथ ही साथ उसने कुछ समान अवसर भी दिए जाए ताकि वो अपना जो उनके सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, उनका सही से उपयोग कर सके। लोगों के साथ में जाति, धर्म, लिंग, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और उनका जो काम है, उनका कार्यकलाप है, उसके आधार पे उन्हें मेहनताना दिया जाना चाहिए, ना कि इस आधार पे कि वो किस समुदाय के हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक पत्थर तोड़ने वाला बंदा है और एक है पिज्जा बांटने वाला, तो यहाँ पे आप उसकी कौशल, उसकी मेहनत के आधार पे जो पारिश्रमिक है वो अगर अलग अलग देते हैं, यानी कि मान लीजिए 10 रुपये आप देते हैं पत्थर तोड़ने वाले को, 8 रुपये देते हैं आप पिज्जा वाले को। ठीक है, हाँ तो ये ठीक है, लेकिन एक स्कूल में जो है पुरुष शिक्षक को आप 10 रुपये दे रहे हैं, महिला को 8 दे रहे हैं, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक स्त्री एक पुरुष है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, ये चीज गलत है। ठीक है, तो जैसा एक ही जैसे अगर दो बंदे काम करते हैं तो उन्हें वही पैसा दिया जाना चाहिए, सिंपल सा। ठीक है, अब देखो फिर आता है समानुपातिक न्याय। ये क्या कहता है? समानुपातिक न्याय ये कहता है कि कई बार क्या होता है कि हम जो ये विशेष बर्ताव का सिद्धांत है जो भी हमने देखा था, ये कई बार अन्याय हो जाता है। क्यों? मान लीजिए ये एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में ये कुछ 10 बच्चे, इन 10 बच्चों को आपने 35 आउट ऑफ 30 दे दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इन 10 बच्चों में जो एक होशियार था जिसे एक्चुअल में 35 मिलनी चाहिए, उसके साथ अन्याय हो जाएगा। जो एक बंदा ऐसा जिसको 2 मार्क्स मिलने चाहिए थे उसके मेहनत, कौशल, लिखने के तरीके के आधार पे, तो उसके साथ भी अन्याय हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी परीक्षा में शामिल होने वाले जो विद्यार्थी अगर आपसे बराबर अंक दे दे, ये गलत है, क्योंकि उनकी मेहनत, उनका जो कार्य कौशल है उसके आधार पे उन्हें अंक दिए जाने, तो ये न्याय होगा। ठीक है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि समान बर्ताव का सिद्धांत जो है, अगर हम उसका संतुलन समानुपातिक सिद्धांत के साथ सही से बैठाते हैं तो ही ये सफल हो पाता है। ठीक है, किसी काम के लिए वांछित मेहनत
कौशल, संभावित खतरे आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम के लिए अलग अलग पारिश्रमिक जो है वो देना न्याय संगत कहलाता है। ठीक है, तो समानुपातिक न्याय क्या हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, यानी कि देखो एक तो हमने देख लिया समानुपातों का सिद्धांत, समानुपातिक न्याय। कई बार क्या होता है कि जब आप पारिश्रमिक दे रहे हो या फिर कर्तव्य का वितरण कर रहे हो, तब हमें जो विशेष जरूरतों वाले लोग हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि समान बर्ताव का सिद्धांत है वो ये कहता है, मतलब क्या कहता है कि जो लोग एक जैसा काम करते हैं एक जैसा पैसा दिया जाए, क्योंकि समान लोगों के समान बर्ताव के सिद्धांत में ये कहा गया है कुछ लोग महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं होते हैं तो उनके साथ अलग से बर्ताव किया जाना चाहिए। जैसे कि जो विकलांग वाले लोग हैं उनके लिए खास मामलों में असमान तथा विशेष सहायता के योग्य समझा जाता है। संविधान में अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, शैक्षणिक जो संस्थान है उसमें दाखिले के लिए आरक्षण का प्रावधान भी इसी के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखना चाहें तो फॉलोइंग आर दी वेज टू एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस, तो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल है, उसके बाद है प्रोपोर्शनल जस्टिस है, देन थर्ड है स्पेशल केयर फॉर स्पेशल नीड्स है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है वो आप यहाँ पे इजीली इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आप सभी का जो क्वेश्चन पेपर था आज का यहाँ पे, और इस तरीके से हमारा आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप गाइस कि आज की जो वीडियो है उससे आपको आपकी एग्जाम की तैयारी करने में बहुत मदद मिली होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे समझाए गए हैं वो सभी अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।